डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं आपके लिए फिर से क्लास लेकर आया हूं और आज की क्लास बहुत बेहतरीन है। तो जैसा प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि क्लास 12th की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है हमारे चैनल पर। और चैनल जो मेरा है वो आपको पहले भी मैंने बताया था, फिजिक्स फंडामेंटल _ नीरज सर, ये मेरा चैनल है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि जो भी न्यू वीडियो अगर हम अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आ जाओ प्यारे बच्चों, तो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो टॉपिक चल रहा है, जैसा कि पहले भी मैंने डील किया था और उस वाले लेक्चर में मैंने डील किया था व्हाट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आपको मालूम भी होगा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच प्रोसेसेस थ्रू द मैटर। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो किससे प्रोसेस करता है, मैटर से, पहली चीज। दूसरी बात मैंने देखा था काइंड ऑफ चार्जेस की बात किया था। तो देयर आर पॉसिबल टू काइंड ऑफ चार्जेस, वन ऑफ द पॉजिटिव एंड सेकंड इज द नेगेटिव चार्ज। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर। और उसके बाद मैंने बात किया था बेटा, क्या होमवर्क भी आपको मैंने दिया था, शायद आपको किए भी होंगे। और मैंने बात किया था कि चार्ज जो है दैट इज द फंडामेंटल ऑफ मैटर। चार्ज इज द फंडामेंटल ऑफ मैटर, नॉट अ फंडामेंटल ऑफ क्वांटिटी। तो चार्ज फंडामेंटल ऑफ मैटर है और वो फंडामेंटल ऑफ क्वांटिटी नहीं है। इस बात को आप क्लियर जानते रहिए बेटा। आपने चार्ज की प्रॉपर्टी भी देखा था, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी भी हमने देखा था। और चार्ज की प्रॉपर्टी क्या था, तो इसके बेसिकली 3 प्रॉपर्टी थे चार्ज के। कौन कौन सी प्रॉपर्टी था, तो फर्स्ट जो होता है चार्ज क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन रूल को फॉलो करता है। तो चार्ज इज द क्वांटाइजेशन, ठीक है ना, वो उसकी बेसिक प्रॉपर्टी है, बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं। और चार्ज की बेसिक फंडामेंटल क्या है इसका, और चार्ज का बेसिक फंडामेंटल ये है एडिटिविटी रूल को फॉलो करता है। तो चार्ज एडिटिविटी जो रूल है, जो अलजेब्रिक समेशन होता है, उस रूल को भी फॉलो करता है। इसमें साइन कन्वेंशन का भी यूज होता है, ठीक है। जैसे टोटल चार्ज, मान लीजिए बहुत सारे मल्टीपल चार्जेस है, Q1 Q2 Q3 डॉट 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 nth ऑर्डर तक है। तो hence there is the total charge that is equal to the algebraic summation of each charges, that is write Q1 plus Q2 plus Q3 डॉट 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 nth ऑर्डर तक। ओके क्लियर। इसी प्रकार से चार्ज कंजर्वेशन रूल को भी फॉलो करता है। चार्जेस नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय, चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व। तो चार्जेस हमेशा कांस्टेंट रहते हैं बेटा। चार्ज ना तो क्रिएट किए जा सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर। तो अब यहाँ पर जैसे अगर क्वेश्चन की बात करें, अगर मान लीजिए यहाँ पर हम एक क्वेश्चन की बात करें, तो क्वेश्चन ये बनता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ बॉडी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ बॉडी विच कैरी 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज। तो ये क्लियर है, सबको दिखाई दे रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ बॉडी, which carry how many 20 excess electron, how many electron 20 excess of electron या 20 excess electron। तो मान लीजिए कितने चार्जेस यहाँ पर बात हो रही है कि टोटल कितना चार्जेस होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज, वो टोटल वैल्यू ऑफ चार्ज क्या है जो कोई बॉडी कैरी करता है 20 एक्सेस चार्ज। मान लीजिए उसके पास 20 एक्सेस चार्ज है, तो उसका टोटल चार्ज कितना होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि गिवन डेटा अगर चेक करें, गिवन डेटा की बात करें बेटा, तो गिवन डेटा में हमें क्या क्या दिया है। तो गिवन डेटा अगर यहाँ पर देखें तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, n इक्वल टू कितना दिया है 20, ये संख्या आपको दिया है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हम लोग पहले से जानते हैं चार्ज की 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। n दिया हुआ है 20 और इलेक्ट्रॉन चार्ज की वैल्यू मुझे पहले से मालूम है। क्वांटाइजेशन क्या कहता है, प्रॉपर्टी के 3 पार्ट हैं जैसे हमने बताया। इसमें पहला क्या आता है, उसकी बेसिक फंडामेंटल क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अगर फॉलो कर रहा है तो Q इक्वल टू क्या होता है, N। मीन्स
quantization is the property of charge by virtue of which the all free charges, that is integral multiple of a unit basic charge like electron, proton. So hence the Q equal to any where E is the charge electron such as proton, either positive or negative, and the value of E, that is the 1.6 into 10 power minus 19. ओके, क्लियर ऑल ऑफ यू। तो क्वांटाइजेशन के अकॉर्डिंग Q इक्वल टू एन ई होता है। तो फिर यहाँ पर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो Q इक्वल टू एन की वैल्यू कितना है 20 है, मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। दूसरी बात, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किस में चल रहा है? निगेटिव ऑर्डर में चल रहा है। इलेक्ट्रॉन को माइनस ऑर्डर में करेंगे तो माइनस से बाहर आ जाएगा। एंड 16 टू जा कितना हो जाएगा भाई? 3.2। 16 टू जा कितना हो जाएगा? तो 3.2 एंड मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 10 पावर कितना जाएगा जरा बताओ मेरे, बताओ भाई कितना हो जाएगा 10 पावर? मल्टीप्लाई करके बताइए। 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 को आप मल्टीप्लाई करेंगे n से तो कितनी इसकी वैल्यू हो जाएगी? तो यहाँ देखो 16 टू जा कितना हो गया 3.2 और ये जीरो यहाँ दे देंगे तो माइनस 18 हो जाएगा। तो इस प्रकार से टोटल चार्ज कितना हो गया? 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 18। तो अब यहाँ पर अगर बात करें कि अगर एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, जैसे क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इज द चार्ज ऑफ 5.8 इंटू 10 पावर माइनस 18 पॉसिबल। तो क्वेश्चन भी ये कह रहा है इज द चार्ज व्हाट चार्ज ऑफ, कितना चार्ज लिया जा रहा? ऑफ 5.8 मल्टीप्लाई 10 पावर हाउ मच? माइनस 18 कूलम। तो क्या ये संभव है? क्या ये पॉसिबल है? ये आपका क्वेश्चन है, क्या ये पॉसिबल है? तो इसको कैसे निकालेंगे? तो जैसे हम फार्मूला जानते हैं Q बराबर एन ई, Q इक्वल टू क्या जानते हैं? एन ई जानते हैं। तो यहाँ पर n निकालो। अगर n जो है टोटल डिवाइड हो जाता है तो पॉसिबल है, अगर n डेसिमल पॉइंट में आ जाएगा तो नॉट पॉसिबल, मतलब n इंटीजर में आना चाहिए। तो इंटीजर टोटल आना चाहिए। तो n इक्वल टू Q बाई ई, और Q की वैल्यू आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 5.8, कितना दिया है? 5.8 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 18 एंड डिवाइडेड बाई चार्ज। चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 और कितना होता है? मल्टीप्लाई माइनस 19। तो ये देख लो बेटा, यहाँ 58/16 हो जाएगा और यहाँ पर ये 19 ऊपर जाएगा तो एक 10 यहाँ बच जाएगा। कैंसिल करोगे तो यहाँ माइनस 1 बचेगा तो ऊपर एक 10 बच जाएगा। तो मीन्स 580 में आपको डिवाइड करना है 16 का। तो आप डिवाइड करेंगे तो अगर ये टोटल कैंसिल हो गया, इंटीजर आ गया तो पॉसिबल है, अगर डेसिमल पॉइंट आया तो नॉट पॉसिबल है। ऐसे इसका आंसर है। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर? ओके, वेरी गुड। कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए क्लियर हो गया या नहीं। क्वेश्चन बहुत आसान होता है, इसमें क्वांटाइजेशन के फार्मूले पर बेसिस क्वेश्चन ये है, और यहाँ पर क्वांटाइजेशन जो होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। द टोटल नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन वन बॉडी टू अनदर। ओके, अभी हम यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट कूलॉम्स लॉ का। इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? हाँ, इसको ले लीजिए। और नेक्स्ट अगर टॉपिक की बात करेंगे तो नेक्स्ट आज हम आपको बताएंगे कूलॉम्स लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कूलॉम्स लॉ, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में आता है। इसकी वैल्यू बड़े बड़े कंपटीशन में आता है। ठीक है, कूलॉम्स लॉ की जो वैल्यू है वो कंपटीशन में भी पूछता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं। कूलॉम्स लॉ में क्या है प्यारे बच्चों? कूलॉम्स साहब ने दो रेस्ट ऑफ चार्ज के बीच में जो भी अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसके बेसिस पर इन्होंने एक लॉ दिया है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स आपने देखा था, न्यूटन ग्रेविटेशनल जो फोर्स था, जो यूनिवर्सल लॉ था, यूनिवर्सल लॉ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक उसी प्रकार कूलॉम का है। तो कूलॉम ने क्या किया है कि जैसे दो रेस्ट ऑफ चार्जेस है,
सपोज देयर इज द टू रेस्ट ऑफ चार्ज T1 एंड T2, ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज स्मॉल r मीटर. There is the two rest of charge T1 and T2. The distance between them is small r. Suppose the force acting between them is directly proportional to the product of both charge, and this force is inversely proportional to the square of distance between them. So according to Coulomb's law, the attraction or repulsion force acting between the two rest of point charge, so this force is directly proportional to the product of both rest of point charge, and inversely proportional to the square of distance between them. Okay, all of you getting clear? याद हो जाएगा मेरे ख्याल से. तो according to Coulomb's law आप क्या राइट कर सकते हो भाई? according to Coulomb's law से हम क्या इसको राइट कर सकते हैं? तो Coulomb's लॉ से फर्स्ट ये यहाँ पर कंडीशन आ रहा है, यह प्रोपोर्शनल Q1 मल्टीप्लाई Q2, लेट टू रेस्ट ऑफ पॉइंट चार्ज इज Q1 एंड Q2 एंड हेंस द डिस्टेंस बिटवीन देम इज स्मॉल r मीटर. एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. नाउ कंबाइनिंग द अबव equation, hence we have to write therefore F proportional Q1 multiply Q2 upon में r square. Okay, all of you getting clear? And there is the given a constant F equal to electrostatic constant 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon में r square. तो बेटा ये फार्मूला हमको मिल गया, जहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है, इस नाम से जाना जाता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है. इसे हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है. एंड इट इज, और ये किस नाम से जाना जाता है, इट इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट. इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट. तो जहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो क्या है, वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के भी नाम से हम जानते हैं. चलो ये बात तो समझ में आ गया. लेकिन अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू की बात करें, उसके SI यूनिट की बात करें, उसके डायमेंशन की बात करें, तो फिर क्या होगा. तो चलिए अगर यहाँ पर बात किया जाए कि इसकी SI वैल्यू, ठीक है, कितना होगा, तो मान लीजिए SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या हो जाएगा, तो ये सबसे पहले आप लिखेंगे FR स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 Q2. और आप ही गेटिंग क्लियर. तो बेटा यहाँ पर आप अगर यूनिट निकालेंगे तो फोर्स का न्यूटन होता है, R डिस्टेंस है मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर. तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. दिस इज द SI यूनिट किसका है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का. क्लियर ऑल ऑफ यू. डायमेंशन फार्मूले की बात करेंगे तो डायमेंशन इसका क्या हो जाएगा, तो डायमेंशन फार्मूला अगर यहाँ पर आप निकालेंगे तो डायमेंशन फार्मूला बेटा यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, FR स्क्वायर अपॉन में Q1 मल्टीप्लाई Q2. तो फिर यहाँ पर F का कितना हो जाएगा, m/t पर -2 R का L स्क्वायर एंड चार्ज का AT. चार्ज का क्या होता है, AT. फोर्स का m/t पे -2, लेंथ का जो डिस्टेंस है उसका L स्क्वायर, चार्ज का AT, तो A स्क्वायर T स्क्वायर हो गया. तो ये फाइनली कितना हो जाएगा, m L क्यूब
t पर -4 a पर -2. दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ 1/4 pi epsilon naught. All of you getting clear? All of you getting clear? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग. फिर से एक बार समझिए कूलाम्स लॉ क्या होता है. तो कूलाम्स लॉ जो है दो रेस्ट ऑफ पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स है. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, if the force acting between the two rest of point charge, so this force is directly proportional to the product of both charge, and this force is inversely proportional to the square of distance between them. Hence we have to write there is the F proportional Q1 and K2 and F proportional 1/r square inversely proportional. Combining the above equation, therefore F proportional Q1 multiply Q2 upon में r square और F equal to 1/4 pi epsilon naught is the given a constant and Q1 Q2 upon में r square. Where 1/4 pi epsilon naught is the proportionality constant and electrostatic constant, so SI unit of 1/4 pi epsilon naught is the Newton meter square per coulomb square and dimension formula is the ml per cube t पर -4 and a पर -2. अगर बात किया जाए एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन तो क्या हो जाएगा, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा. m पर -1, l पर -3, t पर 4, a पर स्क्वायर. अगर ओनली एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन की बात होगा तो जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आया जस्ट उसका उल्टा कर लेंगे. चलिए, तो मेरे ख्याल से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए सभी लोग. ठीक है, क्लियर हो गया सबको ये. अगर यहां पर नेक्स्ट हम बात करें तो एक चीज और मुझे यहां पर दिख रहा है और वो ये समझ में आ रहा है कि बेटा जैसे मान लिया हमने कूलाम्स लॉ की बात की. ठीक है, तो कूलाम्स लॉ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी यहां पर अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देखेंगे तो 9.0 × 10⁹ न्यूटन क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. एप्सिलॉन नॉट क्या है, वेयर एप्सिलॉन नॉट क्या है, इज द फ्री स्पेस ऑफ परमिटिविटी. किस नाम से जाना जाता है, परमिटिविटी के नाम से जाना जाता है. वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द फ्री स्पेस ऑफ परमिटिविटी, जिसे निर्वात की विद्युतशीलता भी कहते हैं. And the value of epsilon naught is the 8.85 multiply 10⁻⁻12 क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर न्यूटन. ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर? तो आपने देखा एसआई यूनिट की बात हमने किया. एसआई यूनिट किसका मैंने निकाला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का. वो कितना आया, इतना आया. ठीक है, डायमेंशन फार्मूले की बात किए तो वो कितना आया, इतना आया. और जब एप्सिलॉन की बात किए तो उसका डायमेंशन इतना आया. और आपने देखा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितना है, 9.0 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये फ्री स्पेस ऑफ परमिटिविटी है. इसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर मीटर पर न्यूटन. ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर? तो मैं होप करता हूं, आशा करता हूं सभी लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा. आज की क्लास सबको क्लियर हो गया होगा और सभी टॉपिक इसके जो भी मैंने कूलम्स लॉ से रिलेटेड बातें बताया वो आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट वीडियो हम इसका रिवीजन करेंगे, एक शॉर्ट वीडियो भी देंगे जिसमें आपको इसका रिवीजन मिलेगा. तो प्यारे बच्चों, दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि हमारी क्लास आपको अच्छा लगता है, बेहतरीन लगता है, वास्तव में हम बढ़िया आपके लिए कंटेंट लाते हैं, बढ़िया तरीके से क्लियर करते हैं चीज़ों को, तो आप इसको लाइक करें, कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब तो इसलिए कर दें, अपने दोस्तों से शेयर करके उनसे सब्सक्राइब करवाएं, जिससे कि जो भी न्यू वीडियो अपलोड होता है क्लास का तो नोटिफिकेशन उन्हें मिलता रहे. तो ये काम आपको करना है. ओके, बाय ऑल ऑफ यू, गुड नाइट.